और अब बात महाराष्ट्र की। एक तरफ बहस औरंगाबाद और संभाजी नगर पर छिड़ी है। संभाजी नगर का क्रेडिट किसको मिलेगा, इस पर छिड़ी है, तो दूसरी ओर एक और खबर सरगर्म है। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी दूसरे ठाकरे को अपने पाले में लाने के लिए बेताब है। माफ कीजिए, हम राज ठाकरे की नहीं, उनके साहबजादे अमित ठाकरे की बात कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 27 जनवरी 2019 मुंबई का 5 स्टार होटल। शादी एक सियासी हस्ती के बेटे की, जमावड़ा टिंसिल टाउन की सेलिब्रिटीज का। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की शादी। आइए पहले नामवर हस्तियों को देखिए। शाहरुख खान, सलमान खान, बिग बी अमिताभ बच्चन, अरे जनाब मुकेश अंबानी भी, रतन टाटा साहब भी, सचिन तेंदुलकर तो आए ही, पॉलिटिकल खेमे से छगन भुजबल भी आए और नारायण राणे भी। बताने की जरूरत नहीं कि रिसेप्शन में उद्धव ठाकरे भी सपरिवार अपने बड़े बेटे आदित्य ठाकरे के साथ हाजिर हुए थे। ये तो थी 3 साल पहले की तस्वीरें। अब देखिए ताजा तस्वीरें। राज ठाकरे का निवास शिवतीर्थ। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद पहुंचे और राज ठाकरे ने उनका मीडिया के कैमरों के सामने घोषित तौर पर स्वागत किया। इस स्वागत के दौरान राज के बेटे अमित ठाकरे भी मौजूद थे। मुंबई के सियासी गलियारों में चर्चा गर्म थी कि अमित ठाकरे कैबिनेट में मंत्री बनने वाले। फडणवीस यही न्योता लेकर शिवतीर्थ गए थे, मगर इस फोटो सेशन के बाद बंद कमरे में मुलाकात हुई। तो क्या बात हुई, ये सूत्रों के जरिए इंडिया टीवी को पता चली। बताया जा रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है, आगामी जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उसके बाद जो संभावित कैबिनेट बनने वाली है, महाराष्ट्र की शिंदे गुट के जो एमएलए हैं और जो बीजेपी के जो नेता हैं, उसमें संभावित जो लिस्ट तैयार हो रही है नए मंत्रिमंडल को लेकर, उसके बारे में भी चर्चा हुई थी। और बीच में ऐसी भी खबरें आ रही थी कि अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं, वो भी संभावित मंत्रियों के लिस्ट में उनका भी नाम था। लेकिन आज राज ठाकरे ने साफ तौर पर मीडिया से ऑफ रिकॉर्ड ये बात क्लियर कर दी है कि जो उनके बेटे का नाम चलाया जा रहा है, या जो खबरें आ रही हैं कि उनके बेटे को भी कैबिनेट में हिस्सा बनाया जाएगा, वो खबरें बिल्कुल तरीके से पूरी तरीके से गलत है। ऐसी कोई खबर नहीं है। तो जहां एक तरफ कटसी विजिट इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है एमएनएस की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ इसके कई सारे राजनीतिक मायने भी निकलते हैं। क्योंकि अब जबकि ये महाराष्ट्र में नई कैबिनेट तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद अगला टारगेट बीजेपी का बीएमसी इलेक्शन है। और उस पर जो एमएनएस का एक रोल है, खासतौर पर एक मराठी मानुस का जो एक लेकर एमएनएस अपने साथ वोट बैंक चलती है, उसको किस तरीके से कैश किया जाए। क्योंकि मुंबई में बीएमसी का जो गढ़ है, खासतौर पर मराठी जो बेल्ट जिसे कहा जाता है, दादर परेल, लोअर परेल का जो इलाका है लालबाग का, वहाँ पर बड़ी संख्या में मराठी भाषी जो मुंबईकर रहते हैं वो है, और वो एमएनएस के काफ़ी स्ट्रॉन्ग वोट बैंक माने जाते हैं। एमएनएस की ओर से खारिज कर दिया गया, मगर ये बात अब सिर्फ बात नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब कहानी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य के बरक्स राज के बेटे अमित ठाकरे को खड़ा करने की है। आदित्य को उद्धव ने मंत्री बना दिया, अमित को राज ठाकरे खुद बढ़ने का मौका दे रहे हैं। आदित्य ने पर्यावरण पर काम किया, अमित बाल ठाकरे की तरह अच्छे कार्टूनिस्ट हैं। आदित्य अब तक अविवाहित है। अमित ने अपनी पत्नी मिताली का चुनाव किया। अमित ठाकरे को राज ने राजनीति में कुछ मौके दिए हैं। अब फडणवीस की नजर अमित के इसी हुनर का फायदा हासिल करने पर लगी है। भले ही राज ठाकरे जल्दबाजी में ना हो, कैमरों ने तो इस कहानी को पकड़ ही लिया है। फडणवीस और राज की मुलाकात के दौरान अमित यूं ही हाईलाइट नहीं हुए। बाला साहब ठाकरे एक बड़े कार्टूनिस्ट थे और उनके बाद उनकी ये विरासत मिली उनके भतीजे राज ठाकरे को। वैसे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी राजनीतिक सरगर्मियों पर कार्टून बनाने को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस वक्त अमित ठाकरे को लेकर एक और चर्चा बहुत तेज हो चुकी है, और ये चर्चा है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में अमित ठाकरे का नाम मंत्री पद के रूप में शामिल होना। आज जब देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के घर उन्हें मिलने पहुंचे, तो इस चर्चा को और बल मिला। हालांकि खुद राज ठाकरे ने इस चर्चा पर पूर्ण विराम लगाते हुए ये कहा कि अभी वो अपने बेटे को मंत्री नहीं बनाना चाहते। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति असंभावनाओं का खेल है, इसलिए किसी भी चर्चा को इतनी जल्दबाजी में पूर्ण विराम लगाना भी गलत होगा। क्योंकि आदित्य ठाकरे भी जब मंत्री बने, तब कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि वो मंत्री बन सकते हैं।
ये किस्से बहुत मशहूर हैं कि राज ठाकरे शिवसेना के असली उत्तराधिकारी थे। वो बाल ठाकरे की पूरी इमेज उतारने की क्षमता रखते थे। जब औरंगाबाद की सभा के लिए निकले तो पोस्टर पर उनकी इमेज एकदम बाला साहब वाली थी। औरंगाबाद ठाकरे परिवार की एक सेंसिटिवनेस है। राज ने जब औरंगाबाद की सभा की, शिवसेना ने उनके कपड़ों पर कमेंट किया, लेकिन खुद उद्धव ने वहां जवाबी सभा की। उसी सभा के दौरान चर्चा थी कि उद्धव औरंगाबाद का नाम बदलने का ऐलान कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सका। जब सरकार जाने वाली थी तब उद्धव ठाकरे ने अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक में यह फैसला लिया। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया। मगर अब कहानी क्रेडिट की हो गई है। नई सरकार फैसले पर अपनी मुहर लगाने वाली है। इसका ठोस संकेत डिप्टी सीएम फडणवीस ने दे दिया है। हिंदी में जानना चाहेंगे कि औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर जिस तरीके से आ रहा है कि स्टे दिया गया, आपकी तरफ से क्या है मामला? देखिए, कोई स्टे नहीं दिया गया है। जिस समय कोई सरकार बहुमत गंवाती है तो एक कन्वेंशन है कि राज्यपाल जब उनको बहुमत करने को बोलते हैं तब उन्होंने कैबिनेट लेकर कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। 2.5 साल तक जो निर्णय नहीं ले पाए, जाते जाते वो निर्णय लेने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन राज्यपाल जी ने ऑलरेडी उस सरकार को पत्र दिया था कि आपका बहुमत नहीं है, आप बहुमत साबित कीजिए। और इसलिए हमने ये तय किया कि जो बहुमत की सरकार है, हमारी सरकार है, इस सरकार को वैधता के साथ ये नाम देने चाहिए। अवैध इस प्रकार से ये काम नहीं होना चाहिए। सारे बड़े नाम है, चाहे छत्रपति संभाजी महाराज हो या धाराशिव का नाम हो या दिबा पाटिल जी हो, इनको वैध रूप से इनका नाम दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार उसका निर्णय करेगी। यही बात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जस के तस मंचों से कह रहे हैं। जाहिर है अल्पमत की सरकार का फैसला नहीं चलेगा, मगर नई सरकार उस फैसले को जोरदार मुहर के साथ लाएगी। सावरकरांच्या बद्दल आम्हाला काही व्यक्त होता येत नाही। संभाजीनगरचं आता नाव आम्ही जेव्हा हिंदुत्वाची भूमिका घेतली त्यावेळेस संभाजीनगर हे नाव शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये घेतलं। ती पण शेवटची कॅबिनेट इल्लीगल आहे। आज तुम्हाला मी सांगतो, जेव्हा सरकार अल्पमतात असतं, आम्ही तेव्हा राज्यपालांना पत्र दिलं होतं की आमच्याकडे एवढे संख्याबळ आहे, आम्ही कोर्टात देखील भूमिका मांडली होती। असं असताना कुठली कॅबिनेट घेता येत नाही, परंतु शेवटची कॅबिनेट घेतली, 200-300 GR काढले, कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतले, संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशिव आणि आणखी काही निर्णय घेतले। ही कॅबिनेट बेकायदेशीर होती आणि म्हणून उद्या सकाळी आम्ही कॅबिनेट अधिकृत घेऊन या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणार आहोत। कारण उद्या कोणी चॅलेंज करेल, तुमच्याकडे अधिकारच नाही कॅबिनेट घेण्याचा आणि त्या कॅबिनेटमध्ये जे निर्णय घेतले ते बेकायदेशीर ठरले असते। आम्ही कुठल्या याला स्टे दिलाय? संभाजीनगर हे बाळासाहेबांच्या मुखातून निघालेलं संभाजीनगर आहे। उधर शिवसेना अब हिंदुत्व के पुराने प्लेटफॉर्म पर वापस जाकर बीजेपी को आईना दिखा रही है। बात साफ है, अब अघाड़ी कोई हो, हिंदुत्व के बगैर बात नहीं बनती। सबसे बड़ी भाग्य की बात थी, आनंद की बात थी कि पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने इन दोनों शहरों के नाम, जिलों के नाम, इनका औरंगाबाद का संभाजीनगर और उस्मानाबाद का धाराशिव, ये दोनों नाम बदलकर निर्णय लिया। कैबिनेट को निर्णय हुआ, तीनों पार्टी को साथ में लेकर निर्णय लिया, जिनके खिलाफ ये कहते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये निर्णय अगर लिया तो का सारा क्रेडिट कहाँ जाएगा? शिवसेना को जाएगा। कल तक हिंदुत्व की बात करते थे, अब क्यों स्टे लगा रहे हो भैया? क्रेडिट लेने के लिए। अभी की बेकानून सरकार है, वो मेजोरिटी की नहीं थी, तो अभी बेकानून सरकार है ना, तुम्हारे ऊपर भी तलवार लटक रही है ना। जो कुछ आपने सरकार बनाई वही तो बेकानून सरकार है। इतने दिन मंत्री क्यों नहीं बन रहे, समझ में आ रहा है क्या? जानकारी के मुताबिक शिंदे फडणवीस सरकार औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए नए सिरे से प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखेगी। जाहिर है अब आगे जो भी होगा उसका पूरा श्रेय मौजूदा सरकार को मिलेगा। मगर इस फैसले पर एक और महाभारत औरंगाबाद में ओवैसी भाईजान की पार्टी के सांसद ने छेड़ रखी है। जब तक सूरज चांद रहेगा, औरंगाबाद का नाम रहेगा। राजनीति में कोई भी नेता वोट बैंक से आगे की नहीं सोचता।
यही वजह है कि AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने भी मंच से निशाना भले ही शिवसेना, NCP और बीजेपी नेताओं पर साधा, लेकिन AIMIM चीफ और अपना जिक्र कर वो मुस्लिम वोटरों को रिझाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ पाए। से यही नहीं बोलते, पार्लियामेंट के अंदर जो है असद भाई का जो भाषण होता है, मैं पीछे जाकर बैठता हूं, कोई सामने से बोलता हूं तो मैं पीछे से बोलता है तो वहां पे हम नहीं डरते हैं, तो तुम यहां पे हमें डराने के लिए निकले हैं। अगर तय करेंगे तो मेरे औरंगाबाद की आवाम तय करेगी। बोले यहां तो पूरे मुसलमान ही दिख रहे हैं करके, इतने सारे बोल के गए, सब अब्बा थे ना। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग इस मुद्दे से जुड़े हैं। आपलं नाव काय? ही जी माझी बहीण उभी आहे, तिचं नाव रुखसाना नाही आहे, रेखा आहे, रेखा। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद के बहाने अपनी राजनीति चमकाने का बीड़ा उठाया है, लेकिन एक लाइन में इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो मुसलमानों के वोट से सांसद बने हैं, इसलिए औरंगजेब की विरासत के लिए लड़ रहे हैं। औरंगाबाद में करीब 51% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 31% आबादी मुस्लिमों की है। 18% में बौद्ध, जैन और ईसाई सब हैं। महाराष्ट्र में मुंबई समेत मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण और उत्तर महाराष्ट्र के कई इलाकों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं, इसलिए ये राजनीति भी फिलहाल चलती रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।